तो स्टूडेंट्स, आज आपको एक काफ़ी अच्छी पोएम पढ़ाने जा रही हैं जिस पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। शायद ही कोई इंग्लिश का ऐसा स्टूडेंट हो जिसने इस पोएम का नाम कभी ना सुना हो या ना पढ़ा हो। आपने 10th में इसको पढ़ा होगा, 10th में या 12th में आपने पढ़ा होगा, इवन बीए में या एमए में, दोनों में ही इस पोएम को प्रिस्क्राइब किया गया है। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये पोएम कितनी ज़्यादा फेमस है, कितनी अच्छी पोएम है जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा। और जॉन मिल्टन ने इस पोएम को कब लिखा? जब वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। ओके, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लाइंड हो रहे थे, लेकिन व्हेन ही वॉज हार्डली 44 ईयर्स ओल्ड, जब वो 44 के थे तो वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे। और इस पोएम को उन्होंने ब्लाइंड होने के 3 इयर्स बाद लिखा। 3 साल बाद उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया। सभी जॉन मिल्टन के बारे में जानते हैं, प्यूरिटन पोएट रही हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक आपको बातें बता दें, आपके एग्जाम में आपके काम आ सकती हैं। ये पोएम एक सोनेट है। ओके, सोनेट किसे कहते हैं? जिसमें 14 लाइन्स होती हैं। क्योंकि इस पोएम में 14 लाइन्स हैं, हम एक बार टोटल कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें सोनेट का नहीं पता, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 14 लाइन्स हैं। तो जिस किसी भी पोएम में 14 लाइन्स होती है वो हमारा सोनेट होता है, द वेरी फर्स्ट थिंग। अब ये किस तरह का सोनेट है? इटालियन सोनेट है या इंग्लिश सोनेट है, मीन्स पेट्रार्चन सोनेट है या शेक्सपियरियन सोनेट है? तो ये हमारा पेट्रार्चन सोनेट है या हम कह सकते हैं इटालियन सोनेट है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि ये पेट्रार्चन? आप कैसे आइडिया लगाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा? आपने ये तो देख लिया कि 14 लाइन्स हैं तो ये हमारा सोनेट है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये इटालियन या पेट्रार्चन सोनेट है? तो उसके लिए आप हमेशा याद रखना कि पेट्रार्चन या इटालियन सोनेट हमेशा एक डिवीज़न होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, राइट। पेट्रार्चन सोनेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ऑक्टेव होता है। ऑक्टेव में कितनी लाइन्स होती हैं? 8, राइट। ऑक्टोपस से आप याद रख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अगर भूल जाए तो हमेशा याद रखना, ऑक्टोपस से आप याद रख सकते हैं कि इसमें कितनी लाइन्स होती हैं? 8 लाइन्स होती हैं ऑक्टेव में, राइट। और जो रिमेनिंग 6 लाइन्स होती हैं वो सेस्टेट होती हैं, मीन्स सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। ऑक्टेव हमेशा एक क्वेश्चन फॉर्म में होता है। आप कह सकते हैं इजीएस्ट लैंग्वेज में कि पोएट या सोनेटियर हमेशा क्वेश्चन में या ऑक्टेव में, आई मीन ऑक्टेव में क्या करता है? क्वेश्चन पुट अप करता है। जो भी उसके अंदर एक इनर एगोनी होती है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, डाउट्स होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, तो वो हमेशा उसको कहाँ डिस्क्राइब करेगा, कहाँ उसको एक्सप्रेस करेगा? ऑक्टेव में, राइट। और सेस्टेट क्या होता है? उस किसी भी प्रॉब्लम का जो पोएट ने दी है, कंप्लेन की है, उसका सॉल्यूशन होता है या उसका आंसर होता है। तो ऑक्टेव क्या है? ऑक्टेव क्वेश्चन होता है और सेस्टेट आंसर होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर द वेरी फर्स्ट लाइन आप ले लीजिए, When I consider how my light is spent, ओके। तो यहाँ पर जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर पोएट का आपको मूड समझ में आ जाएगा कि पोएट काफ़ी सैड हैं, मेलनकॉलिक लग रही हैं वो यहाँ पर, और एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में वो कंप्लेन कर रही हैं, राइट। और यहाँ पर देखिए आई फोनली आस्क, राइट, क्वेश्चन मार्क है। आई फोनली आस्क 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब ये 8 लाइन्स आपकी क्या है? क्वेश्चन है, मीन्स ये ऑक्टेव है। और यहाँ पर पोएट जॉन मिल्टन ने क्या पुटअप किया है? क्वेश्चन पुटअप किया है, कोट। अब यहाँ पर देखिए आपका सेस्टेट स्टार्ट होता है और यहाँ पर है रिप्लाइज, राइट। रिप्लाइज दैट इज आंसर। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 जो आपकी रिमेनिंग, जो आपकी लास्ट 6 लाइन्स हैं, ये आंसर है। क्योंकि ये सेस्टेट है तो ये आंसर है। किसका आंसर है? सेस्टेट किसका आंसर होता है? ऑक्टेव का, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन है और यहाँ आंसर है।
तो इससे आप याद रखना। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं इस पोएम को, काफ़ी इजी लैंग्वेज में कोशिश करेंगे आपको समझाने की। आपको सबको इसका थीम पता है, आपको इसका प्लॉट पता है, क्या जॉन मिल्टन की क्या कंप्लेन थी, क्या उनके अंदर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, यू नो वेरी वेल। अब देखिए यहाँ पर एक कह सकते हैं एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, नो डाउट, या पर्सनल पोएम है, लेकिन ये काफ़ी इट इज़ फुल ऑफ मॉरलिटी। एक स्पिरिचुअल पोएम कह सकते हैं, एक रियलाइजेशन, जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, यू नो कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, या जब आपको लगता है देयर इज़ नो वन विद यू, ओके, एक ऐसा मोमेंट लाइफ में आता है कि जब आपको लगता है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके अंदर चल रहा है, उसे ह्यूमन बींग्स नहीं समझ पाएंगे, उसे कोई नहीं समझ पाएगा, या आप किसी के साथ उस प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना चाहते, या कोई आपके उस इनर पेन को, उसके उस अंदर के दर्द को आपका कोई फील नहीं कर पा रहा है, आपको लगता है देयर इज़ नो यूज़, ओके, कोई फ़ायदा नहीं है किसी के साथ शेयर करने का, किसी को बताने का, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रहा है। तो लास्ट मोमेंट पर आप क्या करते हैं, व्हेन यू फाइंड नो वन, ओके, कोई जब आपको नहीं मिल पाता, तो आप उस टाइम क्या करते हैं, आप अपने मेकर से, अपने गॉड से, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपका गॉड है, आपका भगवान है, परमात्मा है, गॉड है, आपके अल्लाह, खुदा, जिसको भी आप अपना क्रिएटर मानते हैं, मेकर मानते हैं, अपना मास्टर मानते हैं, अपना सब कुछ, अपना फादर मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक मोमेंट ऐसा आता है कि फिर आप उससे बात करते हैं, उससे कंप्लेन करते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप उससे पूछते हैं। तो यहाँ पर हमारे पोएट के साथ बिल्कुल सेम यही होता है। जॉन मिल्टन 44 ईयर्स की उनकी एज हो चुकी है और वो काफ़ी परेशान है, उदास हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये एक सोलिलिकी कह सकते हैं, ओके, अगर मैं एक बेस्ट वर्ड यूज़ यहाँ पर अगर हम करते हैं तो एक सोलिलिकी, कि यहाँ पर वो अपने आप से, देखिए कोई नहीं है वहाँ, लिसनर कौन है, वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं, ये पोएम कह सकते हैं फुल ऑफ इमोशंस है, क्योंकि अब यहाँ पर वो बात कर रही हैं एक तरीके से अपने मेकर से, अपने मास्टर, अपने गॉड से, ओके। व्हेन आई कंसिडर, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है आई से पता चल रहा है कि ये पोएम क्या है, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ओके, सब्जेक्टिव है, पर्सनल पोएम है, क्योंकि ये रियलिस्टिक पोएम है। जॉन मिल्टन ने इमेजिनरी पोएम नहीं है, अनरियलिस्टिक नहीं है, जो भी जॉन मिल्टन ने लिखा है, ईच एंड एवरी वर्ड, एक एक वर्ड उसके उनके अंदर से आ रहा है, जॉन मिल्टन के हार्ट से आ रहा है, उनकी इनर एगोनी को प्रेजेंट कर रहा है। व्हेन आई कंसीडर, ओके, जब आप अकेले बैठते हैं, तो जब भी जॉन मिल्टन अकेले बैठते हैं, क्योंकि वो लोनलीनेस फील करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता व्हाई इट हैपेंड विद मी, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब भी मैं कभी बैठता हूँ, जब भी कभी मैं सोचता हूँ, तो वो क्या सोचते हैं, व्हेन आई, ओके, अब यहाँ पर आई कौन है, जॉन मिल्टन। व्हेन आई कंसीडर, कंसीडर, थिंक, मेडिटेट, तो जब भी मैं बैठता हूँ, जब भी मैं कभी सोचता हूँ, और क्या सोचते हैं वो, हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट, ओके, कितने अच्छे, देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल उन्होंने यहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ किया है, कितनी अच्छी उनकी एक डिवाइस, मीन्स उनका डिक्शन देखिए आप, कितने अच्छे वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं। हाउ हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट, अभी लाइट वर्ड क्या हुआ, हमारी लाइट क्या है, आई साइट, ओके, कैसे, हाउ हाउ स्पेंट, दैट इज एंडेड, कैसे मैंने खर्च कर दी। कोई चीज़ होती है ना हमारे पास, तो हम सोचते हैं कि हमें पता भी नहीं चला वो कहाँ हमने स्पेंड कर दिया, जो भी हमें मिला था आखिर वो हमने कहाँ खर्च कर दिया, हमें पता भी नहीं चला। तो हमारी आई साइट, ओके, यहाँ पर जॉन मिल्टन किसके बारे में बात कर रही है, अपनी आई साइट के बारे में बात कर रही है, कि ऐसा आखिर कैसे हुआ कि मैंने अपनी आई साइट पूरी तरह से खो दी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, कि क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुके हैं पूरी तरह से, तो ऐसा ऐसा क्यों हुआ कि मैं पूरी तरह से क्या हो गया, ब्लाइंड हो चुका हूँ, मेरी आँखों की रोशनी पूरी तरह से क्या हो चुकी है, खर्च हो चुकी है, इट इज़ गॉन, ओके, पूरी तरह से जा चुकी है, या इसका दी एंड
हो चुका है, और वो भी कब हुआ है, ईयर हाफ माई डेज। ओके, हाफ माई डेज अगर देखा जाए तो जनरली एक ह्यूमन एक मैन की एज कितनी मानी जाती है, 100। ओके, तो यहाँ पर जैसे जो एक एंशियंट टाइम में ओल्डन डेज में होता था, तो 100 ईयर्स, 100 साल की अगर हम एज्यूम करें मानी जाती है, तो यहाँ पर उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है हाफ, क्योंकि वो 44 में हो चुके हैं ब्लाइंड, तो अभी वो पूरे 50 के भी नहीं हुए हैं। ये जब उन्होंने पोएम कंपोज किया था तो ब्लाइंडनेस के 3 साल बाद उन्होंने कंपोज किया था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया है ईयर हाफ माई डेज। ईयर दैट इज बिफोर, ओके, बिफोर दैट इज कि अभी मेरी लाइफ अभी आधी भी कंप्लीट नहीं हुई है, हाफ भी अभी मैंने अपनी लाइफ को पास नहीं किया है, तो अभी इतना जल्दी, उससे पहले ही, राइट, 50 ईयर्स से पहले ही आखिर मेरी आंखों की रोशनी कैसे हमेशा के लिए चली गई, और कहाँ, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। देखिए कितनी कितनी अच्छी उनका वर्ड का सिलेक्शन देखिए, यहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड डार्क नहीं है, उन्होंने यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया है, डार्क वर्ल्ड, राइट। वर्ल्ड वाइड है या वर्ल्ड डार्क नहीं है, लेकिन डार्क क्यों हो चुका है जॉन मिल्टन के लिए, बिकॉज ही हैज़ गॉट ब्लाइंडनेस। ओके, वो क्योंकि अंधे हो चुके हैं, ब्लाइंड हो चुके हैं, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, तो उनके लिए अब ये पूरी तरह से वर्ल्ड क्या हो चुका है, डार्क हो चुका है, वाइड हो चुका है, क्योंकि वो कुछ भी देख नहीं सकते, उन्हें नहीं पता कि अब ये इस वर्ल्ड में क्या है। तो सो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट ईयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है टैलेंट। टैलेंट का अगर अकॉर्डिंग टू बाइबल देखिए तो मनी होता है, यहाँ पर कॉइन्स होते हैं, और वैसे अगर आप देखें तो नेचुरल, जो एक नेचुरल टैलेंट होता है आपका, आपका एबिलिटी कह सकते हैं आप, मीन्स जो गॉड ने दिया है, कोई भी ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर ये मानना है जॉन मिल्टन का कि जब आप अपने गॉड के घर से इस वर्ल्ड में आते हैं, जब आप दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आते हैं, तो कोई भी खाली हाथ नहीं आता, गॉड कभी भी किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता। तो खाली हाथ से मतलब क्या है, यहाँ पर कोई वर्ल्डली थिंग्स नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हम कहते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ना तो हम खाली हाथ आते हैं और ना ही हम खाली हाथ जाते हैं। हम क्या लेकर जाते हैं अपने साथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम कर्म कहते हैं। वो जो भी हमने यहाँ पर किया है वो हम सब साथ लेकर जाते हैं। तो जॉन मिल्टन का बिलीफ देखिए यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग उनका बिलीफ है कि उनको पूरा विश्वास है, किसी को ज़्यादा मिलते हैं किसी को कम मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं, राइट। तो जब गॉड, और वो क्या होता है, जैसे अभी आपको बताया, वो वर्ल्डली थिंग्स नहीं है। वो क्या है जो गॉड हमें देता है, कोई एबिलिटी हो सकती है, और कोई नेचुरल जो हमारा टैलेंट होता है, एक नेचुरल पावर होती है जो गॉड हमें कुछ ना कुछ जरूर देकर भेजता है। तो गॉड ने जॉन मिल्टन को क्या देकर भेजा, क्या उनको लग रहा है कि बस मेरे पास एक ही तो टैलेंट था, मेरे पास एक ही तो नेचुरल एबिलिटी थी, या मेरे पास एक ही पावर थी, कुछ मेरे पास बस एक ही ऐसी चीज़ थी कि जो गॉड ने मुझे दिया था। वो क्या टैलेंट था जॉन मिल्टन को जो गॉड ने दिया था? दैट वाज पोइटिक टैलेंट, राइट। उनको लगता है कि अगर वो पोएट हैं, अगर वो पोइट मीन्स पोएट बने हैं, तो ये किसके कारण पॉसिबल हुआ है? गॉड के कारण। गॉड चाहते थे कि जॉन मिल्टन एक पोएट बने, और बस यही एक पोइटिक टैलेंट यही उनके पास था, राइट। एंड दैट वन टैलेंट, और तो कुछ मेरे अंदर था ही नहीं। मेरे अंदर सिर्फ क्या था, एक वो टैलेंट था कि मैं पोएम्स लिख सकूं, मैं पोइट्री कंपोज कर सकूं, विच इज़ डेथ टू हाइड। अगर ये स्टूडेंट्स के लिए हम इसको क्यों आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम है, एक मोरल लेसन है। अगर आप समझ सकते हैं जॉन मिल्टन ने इतनी ज़्यादा नॉलेज आपको दी है एक एक वर्ड में, अगर आप उसको डीपली पढ़ें, लिटरेचर है ये, लिटरेचर कि अगर आप एक एक वर्ड का देखें तो आपके राइटर्स ने आपको क्या क्या देकर गए हैं, वो कितना कुछ आप उनसे सीख सकते हैं। अब देखिए जॉन मिल्टन ने का स्ट्रॉन्ग बिलीफ देखिए, उनका कितना ज़्यादा मानना है कि जो भी गॉड ने हमें टैलेंट दिया है, जो भी हमारे अंदर एबिलिटी है, अगर हम उसका यूज़ नहीं करते, अगर हम उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, मीन्स उसको दबा देते हैं, उसको
कहीं ना कहीं हम उसको यूज़ नहीं करते। गॉड, तो गॉड हमें क्या करता है? गॉड हमें पनिश करता है। आपके अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होगा, आप उसको जानिए, उसको समझिए, जितना आप बेस्ट यूज़ उसका कर सकते हैं या जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका यूज़ कर सकते हैं आप उसको कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन, वरना क्या होगा, आपका मेकर, आपका क्रिएटर, आपका गिवर आपसे नाराज हो जाएगा और वो 100% वो आपको जरूर पनिश करेगा। क्यों करेगा? कि उसका क्या मानना है कि मैंने आपको एक टैलेंट देकर भेजा, मैंने आपको कुछ देकर भेजा और आपने क्या किया, आपने उसको उसको एक तरह से वेस्ट कर दिया, आपने उसका कोई यूज़ ही नहीं किया पूरी लाइफ। तो गॉड हमारा हमसे नाराज हो जाएगा और कोई भी नहीं चाहता, चाहे पूरा वर्ल्ड नाराज हो जाए, लेकिन गॉड अगर हमसे नाराज हो जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाता है। विच इज़ डेथ टू हाइड। और डेथ से मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, मरना तो सभी को है, तो डेथ से मतलब क्या है कि गॉड विल पनिश अस, गॉड हमें पनिश करेगा अगर हम क्या करते हैं, उस टैलेंट को, उस एबिलिटी को जो हमें उस मेकर ने दी है, हमारे गॉड ने दी है, अगर हम उसे हाइड करते हैं, अगर हम उसे छिपाते हैं, तो गॉड हमें पनिश जरूर करेगा। राइट? अब जॉन मिल्टन का देखिए, हम समझ रहे हैं कि वो क्यों इतना परेशान हो रही हैं, क्यों उन्होंने ये पोयम लिखी है, क्यों उन्होंने अपने अंदर का सारा दर्द इस पोयम में डाल दिया है। lost with me useless, ओके, lost dwelt और remained, और वो टैलेंट मेरे अंदर क्या हो चुका है, क्या हो चुका है? यूजलेस, क्योंकि मैं चाहकर भी अपने उस पोइटिक टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैंने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है, मेरे अंदर वो यूजलेस हो चुका है। दो माई सोल मोर पेंट, क्यों हो चुका है वो यूजलेस? क्योंकि मेरी आईसाइट जा चुकी है। राइट? दो माई सोल मोर बेंट, सोल मोर बेंट, मेरी सोल, मेरी ही इच्छा नहीं, मेरी सोल की भी ये इच्छा थी। माई सोल वॉज डिटरमाइंड, पूरी तरह से मैं डिटरमाइंड था, मेरे अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, हर हालत में मुझे क्या करना है, अपने उस पोइटिक टैलेंट को यूज़ करना है। राइट? जॉन मिल्टन को पता था कि उनके अंदर कौन सा टैलेंट है, विद सोल, और अपनी पूरी सोल के साथ, सोल से मतलब पूरी अपनी आत्मा उड़ेलना चाहते थे वो। किसमें? आपको अगर याद हो, ये वही जॉन मिल्टन है जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड तक लिखा है। तो अपने पूरे दिल से, अपने मन से वो क्या चाहते थे? उस टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते थे। ओके, बेंट दैट इज डिटरमाइंड, और उनकी सोल भी पूरी तरह से क्या थी? डिटरमाइंड थी। क्या करने के लिए? टू सर्व देयर विद माई मेकर। अब देखिए, एम कैपिटल है यहाँ पर, तो जब जब एम यहाँ पर कैपिटल है, दैट्स मीन कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हमारे क्रिएटर की, हमारे गॉड की, जिसने हमें बनाया है। और मैं क्या चाहता था कि अपने उस टैलेंट से, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, कि मैं अपने मेकर की सेवा करूं। सेवा से मतलब कि मैं उनकी अपनी पोएम्स में मैं सिर्फ किसके बारे में लिखूं? उस क्रिएटर के बारे में, अपने फादर के बारे में, उसकी सेवा करूं अपने उस पोइटिक टैलेंट के थ्रू, उसी के बारे में लिखूं, उसे पब्लिसाइज करूं, चारों तरफ मैं सिर्फ उस मेकर के बारे में ही बताऊं। और वो क्या होगी, उसके लिए मेरी सोल भी पूरी तरह से डिटरमाइंड थी, श्योर थी कि मुझे अपने उसी टैलेंट को सिर्फ अपने मेकर के लिए ही यूज़ करना है। गॉट एंड प्रेजेंट, ओके, अभी हमारा यहाँ पर ऑक्टेव चल रहा है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। और जब देखिए, अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ, फिर देखिए, क्रिश्चियनिटी रिबर्थ में बिलीव नहीं करती, क्रिश्चियनिटी ये नहीं मानती कि जब हम आफ्टर दिस बर्थ, ओके, इस दुनिया के बाद, आफ्टर डेथ, मरने के बाद, जॉन मिल्टन का मानना है कि हम गॉड के पास जाते हैं, हमारी सोल गॉड के पास जाती है, क्या लेकर? उस अकाउंट को लेकर। ओके, मीन्स हम सबकी सोल, हम सबकी आत्माएं अपने उस फादर के पास, उस मेकर के पास जाती हैं, और गॉड हमारे उस अकाउंट को चेक करता है। किसका अकाउंट होता है? लाइफ का अकाउंट, कि थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ आपने क्या किया, जो भी मैंने आपको पावर दी, एबिलिटी दी, टैलेंट दिया,
आपने क्या किया उसका, और फिर मैं क्या करूँगा। मैंने सोचा था, मेरी सोल भी पूरी तरह से श्योर थी कि जब मैं अपने मेकर को फेस टू फेस मिलूँगा आफ्टर दिस लाइफ, तो मैं उसके सामने प्रेजेंट करूँगा। क्या रखूँगा मैं उसके सामने? मेरा जो ट्रू अकाउंट होगा कि देखो गॉड, आपने जो मुझे टैलेंट दिया था, चाहे वो एक ही था, लेकिन मैंने उसको क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, आपकी मैंने उससे सेवा की, और ये रहा मेरा ट्रू अकाउंट। ओके, क्योंकि हम उसको फेक नहीं कर सकते। सिर्फ एक वो ही ऐसी दुनिया है कि जहाँ ना तो कोई रिकमेंडेशन चलेगी, ना कोई ब्राइबरी चलेगी, ना ही कोई आपका फेक अकाउंट होगा, आप उसमें जरा सा भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो कितना अच्छा वर्ड यूज़ किया है जॉन मिल्टन ने, ट्रू अकाउंट। वो मेरा रियल अकाउंट होगा, ट्रू अकाउंट होगा, जिसको मैं किसके सामने कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े प्राइड के साथ प्रेजेंट करूँगा, किसके सामने? अपने मेकर के सामने, राइट। लीस्ट ही, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही वो रिमाइंड करते हैं कि मैं अपने मेकर के पास जब जाऊँगा, तो मैंने सोचा था कि मैं उनके सामने अपने अकाउंट को प्रेजेंट करूँगा, लेकिन उनको याद आता है कि उन्होंने तो उस टैलेंट को क्या किया, यूज़लेस कर दिया, क्योंकि वो तो ब्लाइंड हो चुकी हैं, वो उनकी आईसाइट जा चुकी है, वो तो कुछ लिख ही नहीं सकते। गुड। अब देखिए ये पोयम उनकी जो हेल्प की थी लिखने में, उनकी डॉटर्स ने की थी। माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब क्या होगा? ओके, वुट विल बी विद मी, मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो पूरी तरह से क्या हो गया, खाली हो चुका है, ब्लैंक हो चुका है। मैं क्या प्रेजेंट करूँगा, मैं क्या लेकर जाऊँगा अपने मेकर के सामने, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो अपने उस टैलेंट को वेस्ट जाने दिया, यूजलेस कर दिया। अब जब कोड मेरा अकाउंट देखेगा तो वो क्या पाएगा, उसको कंप्लीटली ब्लैंक, वो तो खाली होगा। तो गॉड क्या करेगा? लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। तो गॉड बदले में क्या देगा? आप जितना अच्छा अकाउंट उसके सामने प्रेजेंट करेंगे, वो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ देगा। ओके, जैसा आपका अकाउंट होगा, जैसे आपके एक्शन होंगे, जैसे आपके कर्म होंगे, तो ये मानना है जॉन मिल्टन का भी कि गॉड हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें क्या देता है, उसके बदले में या तो रिवॉर्ड देगा या हमें पनिशमेंट देगा। और यहाँ पर जॉन मिल्टन को क्या मिलेगा अपने मेकर से? चाइल्ड, चाइल्ड दैट इज स्कॉल्डिंग। ओके, डांट मिलेगी उनको, उन पर गॉड नाराज हो जाएगा, उनको डांट लगाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें इतना अच्छा टैलेंट दिया और तुमने उसको वेस्ट जाने दिया। तो उनका मेकर, उनका गॉड उनसे क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, उन पर गुस्सा करेगा और उनको काफ़ी ज़्यादा उनको डांट लगाएगा। तो ये इतना, जैसे ही जॉन मिल्टन इसको रिकॉल करते हैं तो फौरन उन्हें, वो भी एंग्री हो जाते हैं। हाउ कैन इट बी, ऐसा कैसे हो सकता है? गॉड मुझ पर नाराज कैसे हो सकते हैं? गॉड मुझे कैसे डांट सकते हैं? डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, एग्जैक्ट दैट इज फिक्स करना, किसी चीज को डिमांड करना। गॉड ऐसा कैसे कर सकते हैं? गॉड मुझे कैसे पनिश कर सकते हैं? गॉड मुझसे कैसे नाराज हो सकते हैं? कैसे कैसे वो मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं? क्योंकि क्या गॉड उस काम को करने के लिए हमें कंपेल कर सकते हैं, हमें मजबूर कर सकते हैं? वो काम जो किस में किया जा सकता है? लाइट डिनाइड, किस में किया जा सकता है? सिर्फ डे लाइट में। क्या गॉड एक ऐसा काम करने के लिए इंसान को मजबूर कर सकते हैं कि जो काम सिर्फ वो आँखों की रोशनी में ही कर सकता है? गॉड ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो एक ऐसा काम दे जो दिन की रोशनी में हो सकता है, जबकि वो क्या कर ले, रोशनी ही वहाँ से ख़त्म कर दे। राइट, मीन्स अंधेरे में बिठा दें आपको काम करने के लिए, जबकि वो काम सिर्फ किस में हो सकता है? लाइट में ही हो सकता है। तो क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पर आपको। अब जॉन मिल्टन यहाँ पर समझ नहीं आया, तो उनके यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तो उनका ये क्वेश्चन है कि आखिर मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एक उनका क्वेश्चन होता है कि क्या गॉड इतना क्रूल है, इतना कठोर है, इतना हार्ड हार्टेड है, इतना कैलस है कि वो इस तरह से हमारे साथ उसका जस्टिस होगा? आई फोन्डली आस्क। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कितना अच्छा वर्ड यूज़ किया है, इट वॉज माई फुलिशनेस। ये ह्यूमन बींग्स की क्या है, एक फुलिशनेस है कि हम गॉड के बारे में ऐसा सोचते हैं कि गॉड हमें डांट लगाएगा, वो हमें पनिश करेगा, वो हमसे नाराज हो जाएगा। आई फोन्डली आस्क, राइट। तो अब उन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप किया, किसने रोक दिया लेकिन जॉन मिल्टन को? बट पेशेंस टू प्रिवेंट, प्रिवेंट स्टॉप्ड। ओके, वो इस तरह से
क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर की जो आवाज़ थी, उनका जो पेशेंस था, उसने उनको रोक दिया, उनको वहीं स्टॉप कर दिया। नो डैट मरमर, क्योंकि वो मरमरिंग कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, पूछ रहे थे, अंदर अपने आप से बात कर रहे हैं ना कि गॉड ऐसा कैसे कर सकता है, व्हाट इज़ माई फॉल्ट, मेरी क्या गलती है इसमें, अगर गॉड ने मुझसे मेरी आई साइट ले ली और मैं उस काम को नहीं कर सकता जबकि मैं करना चाहता था। तो यहाँ पर हमारा सेड स्टेट स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जॉन मिल्टन की इनर वॉइस थी, राइट, लेकिन उनका भी यहाँ पर देखिए पेशेंस पर्सोनिफाइड किया गया है। अब किस कौन, अब यहाँ पर जॉन मिल्टन नहीं है, अब यहाँ पर कौन है, हिज पेशेंस, उनके पेशेंस का ये आंसर है। और ये बहुत ही अच्छा आंसर है। क्या क्या आंसर देते हैं उनके पेशेंस, दैट मरमर, दैट मरमर, ओके, मरमर, ये उनकी मरमर, क्या कौन सी मरमर थी, मरमर जिसे कहते हैं बड़बड़ाना, ओके, अपने आप से बातें कर रहे थे, नाराज हो रहे थे, तो ये मरमर थी उनकी, डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। तो इस मरमर को कौन स्टॉप कर देता है, उनका पेशेंस, सून रिप्लाइज, और फौरन आंसर देता है। उनका जो पेशेंस होता है वो उनको फौरन कंसोल करता है। और देखिए कितना अच्छा आंसर है जो जॉन मिल्टन ने यहाँ पर दिया है। गॉड डथ नॉट नीड, गॉड को कोई ज़रूरत नहीं है, गॉड को किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आइदर मैन्स वर्क ओ हिज ऑन गिफ्ट्स, ओके, गॉड को किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में क्या है, परफेक्ट है। उसको ना तो इंसानों के काम की ज़रूरत है और ना ही उसको गिफ्ट्स की ज़रूरत है। गिफ्ट्स, एक तो वो गिफ्ट की हम जो देते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा मालिक, हमारा फादर हमसे खुश हो जाएगा अगर हम उसको ये गिफ्ट देते हैं, उसको इस तरीके से अगर खुश करते हैं तो वो खुश हो जाएगा। गॉड को किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इवन जो गॉड हमें गिफ्ट देता है वो कभी भी उनको वापस नहीं लेता, अपने कोई भी गिफ्ट को। गॉड गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। तो गॉड को किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम गॉड को गिफ्ट नहीं देते हैं, या अगर गॉड हमसे अपने गिफ्ट वापस नहीं लेता है, या अगर हम उसके लिए काम नहीं करते हैं, तो इससे गॉड का कुछ नहीं जाने वाला, उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसको इंसान की ज़रूरत नहीं है उसके कामों की। उसे उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए। वो अपने आप में क्या है, वो राजा है, ओके, वो किंग है। तो देखिए यहाँ पर किंगली प्रेजेंट, किंग की तरह गॉड को प्रेजेंट किया गया है। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक। अब देखिए यहाँ पर दोनों वर्ड एक साथ रखे गए हैं। योक दैट इज स्लेवरी, एक तरह से गुलामी, दास्ता, या आप कह सकते हैं कि उसके अंडर में हम रहते हैं, उसके अंडर में हम काम करते हैं। जो भी हम कर रहे हैं, हम क्या करें, हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक। तो सबसे जो बेस्ट सर्विस है, दे सर्व हिम बेस्ट। गॉड की बेस्ट सर्विस क्या है, उसे आपके काम नहीं चाहिए, उसे आपके गिफ्ट्स नहीं चाहिए, इवन जो वो आपको दे चुका है गिफ्ट्स, उसे वो भी वापस नहीं चाहिए। तो फिर हम गॉड की सर्विस कैसे करें, जिस हाल में भी, ओके, माइल्ड योग, जिस परिस्थिति में भी गॉड आपको रखे, जिस हाल में भी गॉड आपको रखे, आप अगर उस हाल में खुश हैं, आप अपने क्रिएटर से किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको सुख दे रहा है तो आप उसको याद कर रहे हैं, उसके लिए आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग है कि गॉड हमारा फ्रेंड है, गॉड हमारा वेल विशर है, लेकिन जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप गॉड से नाराज हो जाते हैं, आपको लगता है कि गॉड आपका एनिमी है। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन ने काफ़ी अच्छा मैसेज प्रोवाइड किया है कि अगर गॉड की सेवा करनी है तो वो गिफ्ट से या वर्क से नहीं, कैसे कैसे कर सकते हैं आप, कि कैसे भी परिस्थितियाँ आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कभी भी गॉड से कंप्लेंट मत कीजिए। गॉड आपको जिस भी हालत में रखे, कभी कभी जॉयज़ हैं, कभी सोरोज़ हैं, कभी अच्छे दिन हैं, कभी बुरे दिन हैं, तो जैसे भी हालात में आपको गॉड रखे, आप हमेशा खुश रहिए। और आप कभी भी अपने गॉड पर से अपना विश्वास नहीं खोइए। तो वही गॉड की बेस्ट सेवा है, ओके। हु बेस्ट बेयर, बेयर दैट इज टॉलरेट करना, किसी चीज़ को सहन करना। तो जितना भी वो आपको, जो भी आपको वो दुख दे, अगर आप उसे क्या कर रही हैं, सॉफ्टली
ओके, विद पेशेंस, विद स्माइल, विद हैप्पीनेस। अगर आप उसे टॉलरेट कर रही हैं, सहन कर रही हैं, बिना आंसू बहाए, बिना कोई कंप्लेंट किए, बिना अपने मेकर से नाराज हुए, दे सर्व हिम बेस्ट। और वही गॉड की बेस्ट सेवा है, वही गॉड के बेस्ट सर्वेंट हैं। गॉड उन्हीं लोगों से सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। हिज स्टेट इज किंगली। तो देखिए यहाँ पर गॉड को कैसे प्रेजेंट किया है, लाइक अ किंग। गॉड कौन है, वो तो एक राजा के समान है। और क्योंकि वो राजा है अपने आप में, तो उसे हमारे काम की क्या ज़रूरत है, उसे हमारे गिफ्ट्स की क्या ज़रूरत है। हिज स्टेट, उसका किंगडम कैसा है, इट इज़ किंगली। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। गॉड को इंसान के काम की जरूरत नहीं है, उसके पास हजारों सर्वेंट्स हैं, क्योंकि वो तो राजा है। हजारों ऐसे सर्वेंट्स उसके पास हैं जो एक जरा सा उसके ऑर्डर पर, उसके कमांड पर जरा सा ऑर्डर देता है गॉड, और वो क्या करते हैं, दे रन। वो इतनी स्पीडली भागते हैं गॉड की हर ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, उसका हर दिया हुआ काम करने के लिए। वो पूरी तरह से गॉड के लिए डिवोटेड हैं। और ये थाउजेंड्स हैं, ओके, जो हर हर समय सिर्फ गॉड के लिए काम करते हैं। तो गॉड को मैन के वर्क की जरूरत नहीं है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, ओके, बिडिंग दैट इज कमांड, ऑर्डर, स्पीड, दे रन हियर एंड देयर एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन। ओके, अब देखिए इंसान की तो एक लिमिट होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो सिर्फ अर्थ पर चल सकता है, लैंड पर चल सकता है, वो ओशन के ऊपर नहीं जा सकता। लैंड पर भी उसकी एक लिमिट है, उसकी एक स्पीड है। लेकिन उसके पास तो ऐसी एंजल्स हैं, ऐसे सर्वेंट्स हैं कि जिनकी स्पीड के सामने मैन की स्पीड कुछ भी नहीं। जो लैंड पर, ओशन, कहीं भी दूर तक कहीं भी वो जा सकते हैं, चाहे वो पृथ्वी है, समुद्र है। और जब तक वो क्या नहीं कर लेते, उसके ऑर्डर को पूरा नहीं कर लेते, उसके दिए हुए गॉड के दिए हुए काम को पूरा नहीं कर लेते, उसके सर्वेंट्स कभी भी क्या नहीं करते, विदाउट रेस्ट, रेस्ट नहीं करते, बिना आराम किए, बिना रुके वो क्या करते हैं, गॉड की हर इच्छा, हर आज्ञा पूरी करते हैं। गोट। तो जबकि अगर इंसान क्या करता है, इंसान तो अगर जरा सा भी काम कर लेता है तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है, रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो मैन की तो एक लिमिट है, लेकिन गॉड के उन सर्वेंट्स की कोई लिमिट नहीं है। तो गॉड को यहाँ पर कैसे प्रेजेंट किया गया है, लाइक अ किंग, और उसकी सेवा में थाउजेंड्स सर्वेंट्स लगे हैं जो दिन रात इधर उधर हमेशा स्पीडली काम करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। अब देखिए लास्ट लाइन, द बेस्ट लाइन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। हो सकता है कि आप गॉड के लिए बहुत कुछ करना चाहें, लेकिन आपकी आपकी परिस्थितियां ऐसी हों, आपके हालात ऐसे हों कि आप चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो भी आप अगर दिल से चाहते हैं उसके लिए कुछ करना, तो भी आप गॉड की नज़रों में आते हैं, तो भी आप गॉड की सेवा कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर, लेकिन ये याद रखना, ये पेशेंस कह रहा है, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है अगर आपकी आंखों की रोशनी चली गई है, आप अंदर से चाह रहे हो ना कि आप गॉड के लिए कुछ करो, तो भी आप गॉड की सर्विस कर रहे हैं। दे ऑल्सो सर्व, वो भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो सिर्फ लाइन में खड़े हुए हैं, जो सिर्फ उसके ऑर्डर का, उसके कमांड का वेट कर रहे हैं, जिनका भी नंबर नहीं आया। एंड वेट, जो सिर्फ क्या कर रही हैं, वेट कर रहे हैं, जो सिर्फ खड़े होकर वेट कर रही हैं कि गॉड कब हमें इस काबिल समझे कि हम उसके दिए हुए कमांड को पूरा कर सके। गॉड कब हमें कोई ऑर्डर दे, गॉड कब हमें अपना कोई काम करने के लिए कहे, तो वो भी उसके सर्वेंट हैं, वो भी उसकी अच्छी सर्विस करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो इसीलिए मिल्टन को पेशेंस क्या कहते हैं कि आपको जरा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पर कभी भी गॉड नाराज नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोल अभी भी चाहती है कि आप अपने गॉड के लिए कुछ करो। और देखिए पोयम उन्होंने ब्लाइंड होने के बाद लिखी है, और ये इतना फेमस हुई, इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि जो भी इसमें, जब जॉन मिल्टन इसको लिख रहे थे, क्या उनको पता था कि गॉड उनकी इस पोयम को इतना फेमस करेंगे। और यहाँ पर
इतने अच्छे मोरल लेसन दिए हैं जॉन मिल्टन ने कि अगर आप चाहें तो आप इससे लाइफ के लिए काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ओके, अब देखिए राइम स्कीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइम स्कीम, क्योंकि इटालियन सोनेट है यहाँ पर, तो राइम स्कीम है यहाँ पर ए, एक बार देख लेते हैं, स्पेंट। ओके, ए बी बी ए, स्पेंट बैंट ए बी बी, तो राइम स्कीम देखिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ए बी बी ए। ओके, प्रेजेंट राइम कर रहा है प्रिवेंट के साथ, चाइल्ड कर रहा है डिनाइड के साथ, तो ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या हो जाती है यहाँ पर ए बी बी ए, और सेस्टेट की राइम स्कीम है यहाँ पर नीड बेस्ट स्टेट सी डी ई, देन नीड स्पीड रेस्ट बेस्ट स्टेट वेट सी डी ई। ओके, सेस्टेट की राइम स्कीम है सी डी ई।